जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। मान्यवर, मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से ये सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा मान्यवर, और जैसा मैंने कहा कि इसमें ढेर सारे मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। माननीय, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित, पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं मान्यवर, और उसको सुनिश्चित करना ये कानूनों की प्रायोरिटी है। मान्यवर, अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन हो। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का थ्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करता हूं। मान्यवर, आईपीसी 124C, उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुने। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C, सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने
इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उद्देश्य अगर शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन की घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने शब्द प्रयोग क्या किया है, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां शब्द प्रयोग। और अगर कोई कहता है सशस्त्र विद्रोह, बम धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये जेल में जाने ही चाहिए, सजा होनी ही चाहिए। इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं मिलता। मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग ये नए इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका कलर, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी नजर आपको मुबारक हो। हम तो संविधान की स्पिरिट को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो कुछ करेगा उसको जरूर सजा होगी, ऐसा कानून में होना चाहिए। मान्यवर, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हजारों स्वतंत्र सेनानी जो राजद्रोह की कलम के तहत अपने जीवन के सुवर्ण काल जेल में काटे, देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों को देश में निकालने के लिए, आज नरेंद्र मोदी सरकार के इनिशिएटिव से इनके आत्मा को एक प्रकार से जरूर संतुष्टि मिलेगी कि आजाद भारत में आज ये अन्यायी प्रोविजन को मान्यवर, हमने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। मान्यवर, भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिलाओं और बच्चे के प्रति अपराध का हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है, और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। मान्यवर, इसके बाद जेंडर न्यूट्रल कानून बना है। कई जगह पे कई सारी चीजें छूट गई थी। लड़के और लड़कियों के व्यापार जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था, वहां लड़कों को भी डाल दिया गया है। और आईपीसी की धारा 366A में भी नाबालिग लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र कर इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का हमने प्रयास किया है। मान्यवर, आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को। हमारा वादा था मान्यवर इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे।
और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे। आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा। इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है। मान्यवर, इसकी व्याख्या की है, क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? मगर मन में एक भय पड़ा है मान्यवर, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है। उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नश्यत भी करेंगे, सजा भी देंगे। और सबसे ऊपर कोर्ट है। अगर किसके ग्रीवेंसेस है तो ये आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांसा करेगी, मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। मान्यवर, संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। कई राज्य और राज्यतर गैंगे संगठित अपराध करती हैं, इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध को, आर्थिक अपराध को, भूमि हत्यानक को, हथियारों की व्यापार को, डकैती को और मानव लोगों की तस्करी करने, व्यक्तियों की मानव तस्करी में, ये सभी को इसके अंदर रखा है। आर्थिक अपराध की भी हमने व्याख्या की है। करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैंप,
का कुटकरण, हवाला व्यवहार और बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास, इसको भी आर्थिक अपराध की व्याख्या की तरह पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि न्यायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा। मान्यवर, एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है, तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है, तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल होते थे, और अलग अलग धाराओं में अंत में कानून के गैप का फायदा उठाकर वो छूट जाते हैं थे। स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है। और मान्यवर, गंभीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने 2 डिवीजन करे हैं। किसी के सर पर लाठी मार दी, इंजर्ड हुआ, तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण वो ब्रेन डेड हो गया या अपाहिज हो गया, तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तो संपूर्ण अपाहिजता या तो ब्रेन डेड के केस में हमने 10 साल तक का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है। मान्यवर, गंभीर चोट का जो खंड 117 है, उसमें 10 साल की उम्र कैद का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा भी ढेर सारे बदलाव किए हैं। मान्यवर, मैंने प्रमुख बदलाव भी आपके सामने। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूंगा। मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है, मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई। गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। मानिए, सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर। हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि ये समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही, सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेन देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी, इसको कंपलसरी कर दिया। और 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रारंभिक जांच देकर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हो, और छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। सबसे पहली न्याय में समय की कटौती यहां होगी।
अब जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को भेजना है, इसके लिए भी कोई समय के प्रावधान नहीं था, हायर कर दिया। अब 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट, मेडिकल हुआ, कोई समय मर्यादा नहीं। जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वो मुक्त होगा जाए, तब देंगे। अब हमने बिना किसी देर से बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम हमने यहां निश्चित किया। मान्यवर, पहले चार्जशीट का समय नहीं, 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा कर सालों सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते। हमने कह दिया कि 60 से 90 दिन का जो समय था वो तो रहेगा, और 90 दिन के बाद और 90 दिन तक ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हो। ये हमने प्रोविजन कर ट्रायल जल्दी हो इसके लिए शुरुआत कर दी। मान्यवर, इसके बाद मैजिस्ट्रेट के समय कब कार्यवाही शुरू होगी, मैजिस्ट्रेट के समय समक्ष, इसकी भी समय मर्यादा थी। अब मैजिस्ट्रेट साहब के साथ हमने बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्यवाही चालू, इसको लटका नहीं सकते। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी फरियाद आती है, सच्चा झूठा भगवान जाने, 12 बजे तक कोर्ट चलती है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है। अब अगर 14 दिनों में संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसको समाप्त कर ही जाना पड़ेगा। और आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 60 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक केस में 25 आरोपी, तो एक के बाद एक 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल का अपील करते ही जाते थे और 10 साल तक मुकदमा चलता नहीं था। अब जिसको भी करना है 60 दिन के अंदर करना है और 60 दिन में न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करनी, तो ये ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में केस ट्रायल पर आएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था, अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिन के अंदर ही आप आपके गुनाह को स्वीकार कर लोगे तो सजा कम होगी। प्री बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया कंपलसरी 30 ही दिन में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। मान्यवर, ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है। कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मटिप भी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। पहली बार अपराध करने को 1/3 सजा का जो प्रोविजन है, 1/3 अगर अंडर ट्रायल कर लिया तो इसको मुक्ति दे सकते हो, और बाकी सभी मामलों में 1/2 किया है जो गंभीर प्रकार के हत्या, डकैती, ऐसे मामले हैं। जजमेंट सालों सालों तक, महीनों तक नहीं आता था। अब हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिन के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा, वो इससे ज्यादा लेट नहीं कर। मान्यवर, जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है, और
सजा निर्णय देने के 7 दिन के अंदर ही सुना देनी पड़ेगी, उसको आप लिंगरिंग नहीं कर सकते। मान्यवर, फिर दया याचिका के मामले आते थे। सालों तक दया याचिका करते ही नहीं, और दया याचिका कोई एनजीओ करता था, कोई दूर दूर के लोग करते थे, जिसका कोई दया तो वही मांग सकता है जिसको दंड मिला। दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज करने के 30 दिन के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी, बाद में आपको इसका अधिकार नहीं रहेगा। राज्यपाल, सरकार, सबके लिए यस और नो कहने का समय का प्रावधान भी इसमें हमने मान्यवर तय कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें ढेर सारे प्रावधान किए मान्यवर। एफआईआर से अगर किसी को सबसे बड़ा राहत मिलने वाला है तो महिलाओं को मिल रहा है। किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध को किसी के सामने वर्णन करना मान्यवर बड़ी संकोच की बात होती है। आज एफआईआर से हर कोई कर सकता है, मगर कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करा सकती है, उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही घर पर आकर इसका जवाब लेने की व्यवस्था महिला पुलिस के साथ इस कानून को करेगी। नए विधेयक के अंदर एफआईआर का जो हमने जिक्र किया है, इससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने मान्यवर बहुत तवज्जो देकर इसको कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगह पे हमने पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है। क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरण में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है। पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही इससे निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। मान्यवर, एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का हमने कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए। एविडेंस, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग की हमने कंपलसरी प्रोविजन किया है। कोई भी घर पे जाकर पुलिस जब्ती करती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करते हो उसका भी हो जाएगा और तलाशी का भी हो जाएगा। इससे कोई किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और बलात्कार के मामले में भी पीड़ित का बयान कंपलसरी करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वो लेना ही पड़ेगा, ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जिससे वगदार आदमी आने के बाद वो बयान को बदलवा नहीं सकता। मान्यवर, दूर दूरस्थ के गांवों में बयान तो ले लीजिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने करा है तो बयान को बदल भी दिए जाते हैं। अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी 3 कॉपी 3 जगह पे, एक हॉस्पिटल में, एक पुलिस थाने पर और एक न्यायाधीश के यहाँ 24 घंटे में पहुंचानी है, जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मान्यवर, इसके साथ साथ हमने फोरेंसिक के उपयोग को भी बहुत महत्व दिया है। दुनिया भर के अदालतों का अगर विश्लेषण करते हैं तो हमारे यहाँ सजा कराने का दर बहुत कम है। मान्यवर, इसको अगर बढ़ाना है तो साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना पड़ेगा। इसलिए ये बिल के अंदर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने के लिए इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से हो इसलिए और 90% का कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए हमने एक प्रावधान किया है कि 7 साल से ज्यादा सजा जिस गुना में है वो सभी में एफएसएल टीम के विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे एफएसएल की विजिट। मान्यवर, कई लोग कहते हैं कि कब होगा, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार टुकड़े टुकड़े में नहीं चलती।
नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर प्रधानमंत्री बने तो अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक लगभग एनएफएसयू के 7 परिसर और 2 ट्रेनिंग एकेडमी खुल चुके हैं 9 राज्यों में। और 5 साल के बाद मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, हर साल 35,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहां से बाहर निकलेंगे जो इस हमारी रिक्वायरमेंट को। तब तक हमने फॉरेंसिक मोबाइल वान का भी प्रोविजन कर दिया है और फॉरेंसिक को आउटसोर्स करने के लिए भी रूल्स बनाए हैं मान्यवर। और दिल्ली में इसका ये जो 7 साल वाला प्रोविजन है इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और बहुत उत्साहजनक परिणाम हमें मिले हैं मान्यवर। और इसको तभी राज्यों द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा जब राज्य के अंदर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से बन जाएगा। इसमें हमने पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला और पूरा राज्य चारों को नोटिफाइड करने की योजना बनाई है। मानो एक शहर में फॉरेंसिक की व्यवस्था हो गई तो वो शहर को नोटिफाइड कर सकते हैं, कंपलसरी हो जाएगा। एक क्षेत्र में हो गई तो क्षेत्र में करेंगे, एक जिले में हो गई तो जिलों को करेंगे, और जब सब समाप्त हो जाएगा तब पूरे राज्य को नोटिफाइड करेंगे। और इसके माध्यम से सजा कराने की बहुत बड़ी क्षमता प्रोसिक्यूशन की बढ़ेगी। मान्यवर लगभग 2000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसके लिए राज्यों को दिया है और 30 राज्य और संघ क्षेत्रों ने इसका काम भी चालू कर दिया है। और हम 6 अत्याधुनिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी बना रहे हैं। मान्यवर, जीरो एफआईआर, कई लोग कहते हैं कि जीरो एफआईआर पहले से थी, लेना कंपलसरी नहीं था। आपको कोई भी व्यक्ति ना बोल सकता था, इसकी कोई कानूनी धारा भी नहीं थी जिससे इसकी पुष्टि हो जाए। अब विक्टिम कोई भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं पर भी रहता हो, इसकी एफआईआर लेकर 24 घंटे में इसके कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कंपलसरी करनी पड़ेगी। ये 0 नंबर की एफआईआर विक्टिमों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होने वाला है, क्योंकि दबंग ध्यान पुलिस स्टेशन का ही रखता है कि मेरे खिलाफ फरियाद लिखवाने गए या नहीं गए, वो ध्यान रखता ही रह जाएगा। किसी भी थाने में एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी और उसको बुलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को हमने पदनामित किया है। जो कोई भी आएगा तो गिरफ्तारी में जो लोग हैं इसकी सूची उसको बतानी पड़ेगी। तो मेरा रिलेटिव अगर कोई थाने में गिरफ्तार है तो पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अज्ञात स्वरूप से किसी को अनऑथराइज कब्जा रखकर नहीं रह पाएंगे। पुलिस अधिकारी ने 90 दिन के भीतर विक्टिम को जांच की प्रोग्रेस पत्र से या तो डिजिटल माध्यम से देना होगा। यौन हिंसा के माध्यम से पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड करना है। अगर वो नहीं उपलब्ध है, ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, तो महिला पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में इसको दर्ज किया जाएगा। यौन उत्पीड़न के बयान को यही है जो मैंने कहा, और जहां तक हो सके बयान रिकॉर्ड करते वक्त इसके माता पिता या अभिभावक को भी उपस्थित रखने का प्रयास किया जाएगा। हमने बहुत सारे सरलता लाने के लिए भी प्रयास किया है। जैसे समरी ट्रायल में अब तेजी आ जाएगी। पहले 2 वर्ष तक थे, अब 3 वर्ष तक कर दिए हैं। कम गंभीर मामलों में अब समरी ट्रायल हो जाएगा तो ट्रायल जल्दी होगी। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गुना रजिस्टर होते थे, उसको मंजूरी की जरूरत होती थी। सालों सालों तक बाबू मंजूरी देने ही नहीं देते थे। अब अगर 120 दिन में रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको मंजूरी मानकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस चला लिया जाए। तब इस पर कोई बैठ नहीं सकता। सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी, उसको जवाब देने के लिए ट्रांसफर होते रहते, मान्यवर प्रमोशन होते रहते हैं। जब डीजी बनते हैं तब डीएसपी के जवाब देने जाने। अब
वो ही पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फाइल के आधार पर जवाब देगा। वो व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट को अगर जरूरत लगे कि तो ऑनलाइन इसकी गवाही लेने का प्रावधान भी मान्य हमने कर दिया। जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट नहीं किया गया था, अब हमने जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट कर दिया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की की भी हमने यहां पर प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुपस्थित, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए 10 वर्ष या अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। और उसमें बहनों पर अत्याचार का भी मामला हमने ले लिया है। मान्यवर, सबसे बड़ा जो मैंने कहा, ट्रायल इन एब्सेंशिया, कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ा आवाज भी उठाया है। ज्यादातर तो बाहर थे, तो बहुत नहीं उठ पाए, वरना तो हर एक बोलता। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं मान्यवर, गुनाह कर कर जो देश के बाहर भाग गए हैं, इनके प्रति क्या सिंपैथी है आपकी भाई? मुझे बताइए तो। सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं। कश्मीर में आतंकवाद कर कर, पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं। क्या इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत शार्प क्वेश्चन है। क्या सिंपैथी है आपकी इसकी? अब नहीं बख्शा जाएगा, आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। और अगर न्याय ही चाहिए तो कानून की शरण में आइए। भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति की न्याय की सुविधा है। न्याय मिलेगा, मगर मालूम है न्याय में सजा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा। ऐसा अब नहीं चलेगा, इसको भी हमने यहां पर डाला है। मान्यवर, अंडर ट्रायल कैदी के लिए 1/3 कारावास काट चुका है, तो इसकी जमानत का हमने प्रोविजन कर दिया है। और जहां विचाराधीन कैदी है और गंभीर गुना है, वहां आधे पर इसका अधिकार बनाया है। नई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर आए हैं। हर राज्य ने इसको घोषित करना पड़ेगा। और घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हमने प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किया है। सजा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रयास। मृत्यु की सजा है तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती। आजीवन कारावास है तो 7 साल की अवधि तक ही सजा भोगनी ही पड़ेगी। और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग कर कर 1 साल में कितना भी गंभीर गुनाह हो बाहर आ जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। इसको हमने सुनिश्चित कानून के अंदर भी कर दिया है। अपराध की आय, अगर आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय कर कर संपत्ति जब्त की है, तो उसको भी अब न्यायालय राज्यसात करेगा, उसको ही हराजी कर कर उसको राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा। और संपत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते करते आए हैं। सैकड़ों बार पुलिस थाने गए होंगे। मान्यवर, बाहर आप जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो पड़ी होती है, ढेर सारी साइकिलें पड़ी होती है, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पो पड़ा होता है। और वो टेम्पो का तो कई बार हमसे ज्यादा आयुष्य होता है। 1950 में पकड़ा, मगर केस पड़ा रहा है तो पूरा एक बड़ा मैदान पुलिस स्टेशन का, परेड का, इसी संपत्तियों से लिप्त हो जाता है। मान्यवर, हमने कह दिया है कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो संपत्तियां पड़ी है, अदालत के मजिस्ट्रेट को इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर कर अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर भी इसको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट केस में देंगे, तो सारे पुलिस स्टेशन साफ हो जाएंगे। तकलीफ तो होगी कुछ लोगों को, मगर
उसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। कब तक 20-20 साल तक, और वो व्हीकल भी किसी के उपयोग का नहीं रहता, वो मालिक को वापिस भी मिल जाए तो कोई इसका फायदा न उठा पाए। इस तरह से हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किए मान्यवर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानक जोड़े गए हैं और इसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट, इसके लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है। मान्यवर, दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने का हमने कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता अब पहली बार कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाण पत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया। माननीय, इसके लिए हमने ढेर सारी भय स्थानों के लिए भी बड़ी एक्सरसाइज की। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्सपर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम कर कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श कर इस पूरी प्रक्रिया को चिन्हित कर दिया गया। माननीय, और मैं इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, मान्यवर, हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक में आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया भारत में। मान्यवर, इसका पूरा प्रोविजन इसके अंदर किया है। उसको भी पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, कमिश्नरेट और स्टेट लेवल पर नोटिफाइड कर सकेंगे। जैसे जैसे थाने क्लियर करते जाएंगे हम इसको मान्यवर आगे बढ़ाते। और हमने अब तक आईसीजीएस के माध्यम से मान्यवर ढेर सारे पुलिस स्टेशन 97% पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज करने का काम समाप्त कर दिया है। अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है और आईसीजीएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल और कोर्ट, ये सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने के कगार पर है। और इसके माध्यम से ढेर सारी देरी से हमारे जो न्याय मांगने के लिए जाने वाले नागरिक हैं उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा। मान्यवर, इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकार्यता को इसकी एनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है। और इसके माध्यम से एफएसएल यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो नई तकनीक आती जाएगी इसको भी समाहित करने का सुझाव समय समय पर देती जाएगी, इसको हम समाहित करेंगे। मान्यवर, चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल उठाए। एक तो पहले ही मैंने जवाब दिया, आतंकवादी कृत्य के लिए यूएपीए अगर उपलब्ध है तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य का समाहित करने का क्या तर्क है। मान्यवर, एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुना रजिस्टर होगा, करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। दो कानून अप्लाई नहीं होंगे, मगर कई जगह पे आतंकवादी कृत्य होने के बाद यूएपीए लगाते नहीं है और सीआरपीसी में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी
और बचकर निकल जाते थे, उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए। और मुझे मालूम नहीं पड़ता इसमें आपत्ति क्या है। आपत्ति सिर्फ संसद में रखनी नहीं चाहिए, इसके आशय भी बताने चाहिए। ये आपत्ति दर्ज कर हम किसको बचाना चाहते हैं? मान्यवर, बीएनएस के 69 के खंड में पहचान छिपाने का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसा एक आशंका व्यक्त किया। मैं इसके लिए कहा कि उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छिपाना चाहते हैं। इसमें और कोई बच नहीं पाएगा, मैं सदन को आश्वस्त करना। मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया, और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बीएनएसएस के खंड 479 में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में कहा गया, मगर उसमें तो हम बहुत प्रगतिशील प्रोविजन लेकर आए, उल्टा जल्दी छूट जाएंगे वो, क्योंकि 21 सजा होते ही उनको जमानत देने का हमने प्रोविजन किया है, जो पहले कानून नहीं था, और उसके पहले कोर्ट तो दे ही सकती है जमानत। दूसरा आया वीडियोग्राफी के प्रयोजन केवल तलाशी तक क्यों है, गिरफ्तारी और पुलिस बयान दर्ज करने के। भाई, हम सबको मालूम है पुलिस का बयान वो आरोपी के खिलाफ कभी उपयोग नहीं किया जा सकता। वो 161 का बयान होता था, कोर्ट में दिया हुआ बयान ही आरोपी के खिलाफ लिया जाता है, इसलिए इसमें पुलिस के बयान को नहीं रखा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए अलग अलग समय सीमा उचित नहीं है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। खंड 250 और 262 अलग अलग प्रकार के ट्रायल के लिए ओएसीडी सेशन कोर्ट में ट्रायल केस के मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद जो शुरू होता है, इसके लिए खंड 250 है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है इसके लिए खंड 262 है। तो दो अलग अलग ही है। एक माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है, जो यूएपीए से अधिक सख्त है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी, मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया तो 15 दिन समाप्त हो जाए। हमने ये प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी हो गई, आप अस्पताल में कर ले, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाओ। अच्छा होने के बाद वो 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा। तो टोटल कस्टडी को तो हमने 15 दिन का ही रखा है, और मीनवाइल कोर्ट जमानत भी दे सकती है, प्रोविजन को भी हमने रखा है। तो इसकी जमानत पर भी असर नहीं होगी और तो कुल दिन भी नहीं बदलेंगे। डी के बासु मामले में दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है, और हर जिले और हर थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिससे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा। किसी नियंत्रण और संतुलन के बिना पुलिस की शक्तियों को बढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। मैंने आगे बताया है कि कई जगह पे पुलिस की शक्तियों को कर्टेल भी किया गया है, कई जगह पे उस पर वॉच रखने की भी व्यवस्था मान्यवर हमने की है। इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी कहा गया है
मगर इसमें सब प्रकार के गुनाह को 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर किसी की हत्या या उसको घायल करने का काम करते हैं, उसको हर प्रकार के गुनाह को इसके अंदर शामिल किया गया। रात 2 का तो मैंने जवाब दे ही दिया है मान्यवर। इसके बाद भर्तृहरि मेहताब जी ने 2-3 प्रोविजन किए थे, मगर क्लॉज 152 और संगठित अपराध 111 और ये दोनों को जब बिल फिर से पेश किया गया, इसमें बदलाव कर ही आपके सुझाव बिल के बदलाव में हमने समाहित किया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा फॉल्स और मिसलीडिंग शब्दों का सवाल है उसमें। इसको मैं मानता हूं कि गलत सूचना फैलाने के मामले को भी इसके अंदर समाहित करना चाहिए। उस दृष्टि से हमने इसको समाहित किया है मान्यवर। और एक प्रकार से इसके दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन और चेक बैलेंस इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। हरसिमरत बहन ने पुलिस हिरासत के बारे में कहा, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है। पुलिस स्टेट बन जाएगा, कोई पुलिस स्टेट हमारे शासन है तब तक नहीं बनेगा। मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए। मान्यवर 2-3 मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट भी ला रहा हूं। तो ये तीनों कानून में द्वितीय शब्द इसलिए लिया गया है कि एक ही प्रकार के नाम के 2 बिल 1 साल के अंदर पेश नहीं हो सकते थे, तो ये टेक्निकल संसदीय प्रणालिकाओं के कारण करना पड़ा है। और दूसरा मैंने जो कहा कि डॉक्टर को गैर विवेचन हत्या में कम सजा के लिए हमने प्रोविजन किया है। ये तीनों प्रोविजन को भी मैं लेकर आया हूं मान्यवर। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से 100 साल तक, कम से कम 100 साल तक जितने भी टेक्नोलॉजी आएगी, ये टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान होंगे। मान्यवर, फॉरेंसिक साइंस को इतनी कठोरता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश हमारा भारत बनने का। मान्यवर, जो ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त कर कर ये संपूर्ण भारतीय कानून अब बनने जा रहे हैं। और हमारे संविधान का जो स्पिरिट, हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, सबके साथ न्याय और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर कानून बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें आप सहमति दीजिए। और मोदी जी का एक और वादा आज इस कानूनों के माध्यम से देश की जनता को जो है पूरा होने जा रहा है, इसको आपका आशीर्वाद। बोलिए। गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने बोला कि पीड़ित से पीड़ित को इस नए कानून से उनको न्याय मिलेगा। सर मेरी सिर्फ आपसे विनम्र बेनती है कि एक कौम की सेंटिमेंट्स जो जुड़ी हुई, जिसके प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले सेशन में कहा कि जो कानून में नहीं आता। सर प्लीज सर, ये मर्सी पिटीशन कानून में नहीं है सर। मर्सी पिटीशन के बारे में आपने विषय जिसका माँ बाप जिंदा नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, मुझे याद है विषय आपने कहीं बताया। नो